इजराइल हमास युद्ध, इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष, इजराइल ईरान संघर्ष, रूस का यूक्रेन पर हमला या इन जैसी कई खबरें आप तक पहुंचती हैं। इन खबरों में मरने मारने की खबरों के अलावा एक फैक्ट ये लिखा होता है कि यूनाइटेड नेशंस कुछ भी नहीं कर पा रहा या यूनाइटेड नेशंस पक्षपात कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस धृतराष्ट्र बन गया है, यूनाइटेड नेशंस अमेरिका का गुलाम है। यूनाइटेड नेशंस पर ऐसे न जाने कितने आरोप लगते रहते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ये आरोप कितने सही हैं, कितने गलत। आज हम बात करेंगे कि कैसे दुनिया के देशों ने विश्व शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया। ये भी जानेंगे कि यूनाइटेड नेशंस को दुनिया में क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, इस पर क्या क्या आरोप लगे हैं। ये समझेंगे कि क्या यूनाइटेड नेशंस आज की डेट में रेलेवेंट है, क्या वाकई यूनाइटेड नेशन की जरूरत है इस दुनिया को। आज इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। उन्नीस 1906 में एक खास व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। वो थे थियोडोर रूजवेल्ट। इन्होंने एक्सेप्टेंस स्पीच में कहा था कि यह एक मास्टर स्ट्रोक होगा यदि वैश्विक शांति के लिए दुनिया की महान शक्तियां एक साथ लीग का गठन करें। खैर, शांति के लिए लीग तो नहीं बन पाई, अलबत्ता दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में झुलस गई। प्रथम विश्व युद्ध को सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहा गया। युद्ध इतना भयानक था कि पूरी दुनिया पर इस युद्ध का गहरा असर हुआ। यूरोप की तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से हिल गई। इस युद्ध में कई साम्राज्य बर्बाद हो गए। फरवरी 1917 में रूसी साम्राज्य, उसके बाद जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य। युद्ध खत्म होने के बाद अब देशों ने यह सोचना शुरू किया कि आखिर युद्ध क्यों हुआ था। जवाब मिला, क्योंकि दुनिया में हथियारों की दौड़ थी, देशों के एविल नेक्सस थे, एग्रेसिव नेशनलिज्म था, सीक्रेट डिप्लोमेसी थी और देशों को अपने फायदे के लिए युद्ध में घुसने की स्वतंत्रता थी। अब धीरे धीरे दुनिया भर में युद्ध विरोधी भावनाएं पैदा होने लगी। अब दुनिया को एक सॉल्यूशन चाहिए था ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। जब सब बर्बाद हो गया तब दुनिया को थियोडोर रूजवेल्ट के मास्टर स्ट्रोक की बात याद आई। अब दुनिया के बड़े देश एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहते थे जो निरस्त्रीकरण को बढ़ावा दे, ओपन डिप्लोमेसी को सपोर्ट करे, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करे, जो युद्ध छेड़ने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाए। फिर क्या था? 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ और लीग ऑफ नेशंस बनाने की प्रोसेस शुरू हुई। लीग ऑफ नेशंस की ट्रीटी 10 जनवरी 1920 को लागू हुई और लीग ऑफ नेशंस की औपचारिक स्थापना हुई। 1920 तक 48 देश इसमें शामिल हो चुके थे। लीग ने अपनी स्थापना के बाद कई महत्वपूर्ण काम किए, जैसे इसने जिनेवा प्रोटोकॉल बनाया। जिनेवा प्रोटोकॉल 1920 के दशक में रासायनिक और जैविक हथियारों को सीमित करने के लिए तैयार किया गया था। लीग ने 1920 में मैंडेट्स आयोग बनाया जिसका काम अल्पसंख्यकों की रक्षा करना था। इसके बाद लीग 1928 के केलोंग ब्रांड समझौते में भी शामिल थी जिसका मकसद युद्ध को इलीगल घोषित करना था। लीग ने 1930 के दशक में विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन भी आयोजित किया जिसका मकसद निरस्त्रीकरण को रियलिटी बनाना था, लेकिन 1933 में एडोल्फ हिटलर के चलते यह सम्मेलन विफल हो गया। हालांकि लीग ने कई विवादों को सुलझाने में अपनी भूमिका निभाई, जैसे फिनलैंड और स्वीडन के बीच ऑलैंड द्वीप समूह को लेकर झगड़ा, रूस, यूगोस्लाविया और ऑस्ट्रिया के साथ फिनलैंड के अलग अलग झगड़े, अल्बानिया और ग्रीस के बीच सीमा विवाद और मोरक्को को लेकर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच झगड़े में लीग शामिल रहा। लेकिन जल्द ही लीग ऑफ नेशंस की कमियां सामने आने लगी और दुर्भाग्य से लीग ऑफ नेशंस दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में जाने से नहीं बचा पाया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और लीग के दफ्तरों में ताला लग गया। लीग भले ही विफल हो गई थी, लेकिन लीग का कॉन्सेप्ट बढ़िया था। दुनिया को वाकई एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो युद्ध को रोक सके और दुनिया में शांति बहाल कर सके। इसी के चलते यूनाइटेड नेशंस का कॉन्सेप्ट आया और 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ। शुरुआत में सिर्फ 51 देश इसके सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। 2 विश्व युद्धों को देख चुकी दुनिया में जब यूनाइटेड नेशंस बना तो इसका मकसद बिल्कुल साफ था। मकसद था दुनिया में अब कोई तीसरा विश्व युद्ध न हो और इस मकसद को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन बनाए गए, जैसे महासभा या जनरल असेंबली। इसमें सभी 193 देश मेंबर्स हैं। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी लोकतांत्रिक देश की संसद।
यहां सभी मेंबर कंट्रीज वोटिंग करके प्रस्ताव पारित करते हैं। यानी ये जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस का मेन डिसीजन मेकिंग ऑर्गन है। इसके बाद है सुरक्षा परिषद। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी। ये काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। सुरक्षा परिषद के अलावा आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय भी यूएन के ऑर्गन हैं, जिनके अलग अलग काम हैं। अपनी स्थापना के बाद से ही यूनाइटेड नेशंस ने अनेक ह्यूमैनिटेरियन, एनवायरमेंटल और पीस रिलेटेड काम किए। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया को लगभग तीसरे युद्ध की तरफ धकेलने वाले क्यूबा मिसाइल संकट को संभाल लेना। दरअसल 1962 में यूएन महासचिव यू थांट ने क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान निकिता क्रुश्चेव और जॉन एफ कैनेडी के बीच आर्बिट्रेटर की भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि यूएन नहीं होता तो दुनिया पहले परमाणु युद्ध में जल चुकी होती। दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने कई प्रयास और भी किए। 2005 के रैंड कॉर्पोरेशन स्टडी के अकॉर्डिंग यूएन हर 3 में से 2 शांति प्रयासों में सफल रहा। 2005 में भी मानव सुरक्षा रिपोर्ट ने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से युद्धों, नरसंहारों और मानवाधिकारों के हनन की संख्या में गिरावट की बात की और सबूत दिए हैं कि यूनाइटेड नेशंस की कार्यवाहियां ही शीत युद्ध के खत्म होने के बाद से सशस्त्र संघर्ष में गिरावट का मुख्य कारण रही। यूनाइटेड नेशंस की बाकी उपलब्धियों की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक 75 से अधिक देशों में 90 मिलियन प्लस लोगों को खाना प्रोवाइड करवाया, 34 मिलियन से ज्यादा शरणार्थियों की सहायता की, दुनिया भर में 71 अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन चलाए, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए 140 देशों को एक साथ लेकर आई। इसके अलावा लगभग 50 देशों को उनके चुनावों में हेल्प करना, दुनिया के 58% बच्चों को वैक्सीन प्रोवाइड कराना, हर साल लगभग 30 मिलियन गर्भवती महिलाओं की सहायता करना, मानव अधिकारों की रक्षा जैसी अनेक उपलब्धियां हैं। कुल मिलाकर यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया को कई मायनों में वाकई सभ्य बनाया, लेकिन इसके बाद भी यूनाइटेड नेशंस पर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 1 में लिखा है कि यूएन का मेन पर्पस दुनिया में शांति बनाए रखना है, या एटलीस्ट शांति बनाए रखने की कोशिश करना है। लेकिन पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया देख रही है कि यूनाइटेड नेशंस किस तरह अपने मकसदों को पूरा करने में लगातार फेल हो रहा है। यानी जिस महान उद्देश्य के लिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया, दुर्भाग्य से उसी मकसद को पूरा करने में यूएन फेल हो गया। देखिए, यूएन की स्थापना के कुछ समय बाद ही दुनिया में युद्ध शुरू हुए और लगभग आधा दर्जन केसेस में यूएन किसी भी युद्ध को रोकने में नाकाम रहा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वियतनाम युद्ध की। ये युद्ध 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 यानी लगभग 20 साल तक चला। यह वॉर वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया के जमीन पर लड़ा गया था। हालांकि ऑफिशियली यह युद्ध उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में लड़ा गया, लेकिन उत्तरी वियतनाम को चीन, रूस जैसे कम्युनिस्ट देशों द्वारा और दक्षिण वियतनाम को यूएसए और अन्य साम्यवाद विरोधी देशों द्वारा समर्थन मिल रहा था। इस युद्ध में वियतनाम के करीब 20 लाख लोग मारे गए और करीब 30 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। 55,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी इस दौरान मारे गए। यह युद्ध कितना भीषण था, ये इस बात से पता चलता है कि अमेरिका ने 75 मिलियन लीटर से ज्यादा जहरीले दवाइयों का छिड़काव करके दक्षिण वियतनाम के 20% जंगल और 20 से 50% मैंग्रोव जंगलों को तबाह कर दिया, ताकि उसको दुश्मनों की लोकेशन अच्छे से पता चल सके। इसके अलावा उत्तरी वियतनाम की सेना और लाओस को बर्बाद करने के लिए अमेरिकी सेना ने हवाई हमले की योजना बनाई। अमेरिकी वायुसेना ने लाओस में 1964 से लेकर 1973 तक पूरे 9 साल तक हर 8 मिनट में बम गिराए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 9 सालों में अमेरिका ने लगभग 260 मिलियन क्लस्टर बम वियतनाम पर दागे, जो कि इराक के ऊपर दागे गए कुल बमों से 210 मिलियन ज्यादा है। अमेरिका द्वारा लाओस पर की गई बमबारी को लेकर बाद में खुलासे भी हुए। इसके अनुसार अमेरिका ने 9 सालों तक प्रतिदिन $2 मिलियन सिर्फ और सिर्फ लाओस पर बमबारी करने में खर्च किए थे। इसके अलावा ऐसा अनुमान है कि युद्ध के कारण वियतनाम की जमीन छोड़कर भागे 2.5 लाख लोग तो सिर्फ समुद्र में मारे गए। इतना कुछ हो गया, लेकिन यूएन संघर्ष को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया।
ऐसे ही इराक और ईरान 22 सितंबर 1980 को आपस में लड़ पड़े। इराक को सऊदी अरब और कुवैत समर्थन दे रहे थे, जबकि ईरान को केवल लीबिया और सीरिया का समर्थन मिल रहा था। हालांकि इराक को संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का भी इनडायरेक्ट सपोर्ट और फाइनेंशियल एड मिल रहा था। देखते ही देखते यह युद्ध 8 साल के युद्ध में बदल गया। एक अनुमान के मुताबिक दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष में करीब 10 लाख लोग मारे गए। हालांकि यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता से युद्ध विराम समझौता हुआ, लेकिन यह समझौता इसलिए हुआ क्योंकि दोनों तरफ की बर्बादी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इस घटना को भी आलोचक यूनाइटेड नेशंस की विफलता ही मानते हैं। यूनाइटेड नेशंस की विफलता का एक और उदाहरण बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और 1971 का बांग्लादेश नरसंहार था, जो पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेशियों पर किया गया। यूनाइटेड नेशंस के आलोचकों ने तर्क दिया कि नरसंहार को रोकने में यूनाइटेड नेशंस पूरी तरह से अप्रभावी था। ऐसी ही एक घटना और है जिसके चलते यूनाइटेड नेशंस की भूमिका पर सवाल उठे, और यह घटना थी रवांडा का नरसंहार। अप्रैल 1994 में रवांडा में नरसंहार शुरू हुआ। वजह थी रवांडा के बहुसंख्यक समुदाय हुतू द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय तुत्सी के लोगों पर हमला। ये इतना भयानक था कि इसमें 100 दिन में 8 लाख लोग के करीब मारे गए। माना जाता है कि रवांडा नरसंहार में फ्रांस की भी भूमिका थी। हालांकि फ्रांस सरकार ने उस वक्त सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए सेना भेजी थी, लेकिन सेना मूकदर्शक बनी रही, कुछ नहीं किया सेना ने। 2021 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस नरसंहार के लिए माफी मांगी। इसके बाद बोस्निया के गृह युद्ध ने भी यूएन की भूमिका पर सवाल उठाए। दरअसल यूगोस्लाविया के टूटने के बाद 1992 में सर्ब कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच नए देश को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि 1995 में सर्ब सेना ने करीब 8000 मुसलमानों को एक झटके में बंदूक की नोक पर रखकर मार दिया। इस विवाद में भी यूएन मध्यस्थता करने में पूरी तरह विफल रहा। यूनाइटेड नेशंस के फेलियर के बारे में एक और घटना सुनिए। 1994 में ही सोमालिया में यूनाइटेड नेशंस महासचिव के उस समय के विशेष प्रतिनिधि थे मोहम्मद साहनून। इन्होंने सोमालिया द मिस्ड अपॉर्चुनिटीज नाम से एक किताब लिखी थी। इस किताब में इन्होंने सोमालिया में सिविल वॉर के समय यूनाइटेड नेशंस की विफलता के बारे में बताया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1988 में सोमालिया गृह युद्ध की शुरुआत और जनवरी 1991 में सियाद बर्रे शासन के पतन के बीच यूनाइटेड नेशंस ने मानवीय त्रासदियों को रोकने के कम से कम 3 मौकों को खो दिया। उन्होंने ये भी बताया कि मुश्किल हालातों के वक्त यूनाइटेड नेशंस के अधिकांश अधिकारी क्षेत्र में कबीले के नेताओं से मिलने और शांति स्थापित करने के बजाय नैरोबी में अपने डेस्क के पीछे बैठे होते थे। इनफैक्ट जब यूनाइटेड नेशंस ने मानवीय सहायता प्रदान करने की कोशिश की, तब तक कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा ऑलरेडी सहायता पहुंचाई जा चुकी थी। इतना ही नहीं, 2005 में यूनाइटेड नेशंस शांति अभियानों में कॉन्गो गणराज्य में यूनाइटेड नेशंस शांति सेना के कुछ सैनिकों द्वारा सेक्सुअल अब्यूज, बलात्कार या सेक्स के लिए पैसे देने के आरोप भी सामने आए। इसी तरह के आरोप के मामले कंबोडिया और हैती से भी सामने आए। यूनाइटेड नेशंस दक्षिण सूडान में हुए गृह युद्ध में नागरिकों को मृत्यु, यातना, बलात्कार से बचाने में और रक्तपात को रोकने में असफल रहा। इसके अलावा 2010 के भूकंप के बाद यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व वाले नेपाली सहायता कार्यकर्ताओं को हैती में हैजा फैलाने के लिए दोषी ठहराया गया था। इस प्रकोप से 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। बाद में यूनाइटेड नेशंस ने इस मामले पर माफी भी मांगी। यूनाइटेड नेशंस पर करप्शन के भी आरोप लगाए जाते हैं, जैसे खाद्यान्न के बदले तेल कार्यक्रम में यूनाइटेड नेशंस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। इस कार्यक्रम में इराक को खाद्यान्न और दवा के बदले यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से तेल बेचने की व्यवस्था थी, लेकिन आरोप सामने आए कि अधिकांश पैसा इराकी सरकार और यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों में बंट गया। यूनाइटेड नेशंस की आलोचना इसके एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन के कारण भी होती है, और यह ऑर्गन है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की आलोचना बिग 5 देशों को मिली वीटो शक्ति के कारण होती है। इन परमानेंट मेंबर देशों पर अक्सर आरोप लगाया जाता रहा है कि इस वीटो पावर के कारण परमानेंट मेंबर काउंसिल द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई को रोक देते हैं। कहा जाता है ना कि दुनिया की सारी खुदाई एक तरफ और बीवी का भाई एक तरफ। ये वीटो बीवी के भाई की ही तरह है, यानी कई एक जैसा सोचने वाले देशों की राय पर एक परमानेंट मेंबर देश का वीटो अड़ंगा डाल सकता है। यह भी कहा जाता है कि अगर दुनिया में कोई संकट आया है और यूनाइटेड नेशंस कुछ करना चाहे
तो इस वीटो पावर के चलते यूनाइटेड नेशंस कुछ कर नहीं पाता। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बुतरस घाली ने अपनी आत्मकथा अनवैंक्विश्ड में इस वीटो सिस्टम की आलोचना की है। घाली के मुताबिक यूएन चाहकर भी कोई युद्ध नहीं रोक सकता क्योंकि वीटो पावर उसे ऐसा नहीं करने देगा। घाली के मुताबिक बिग 5 देश अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वीटो सिस्टम को खत्म नहीं होने दे रहे। इस वीटो पावर का मिसयूज किस हद तक किया गया, ये समझने के लिए कुछ डेटा देखते हैं। जब रूस यूएसएसआर हुआ करता था, यानी 1949 और 1991 के बीच, तब रूस ने 90 प्रस्तावों पर वीटो लगाया। इसके बाद जुलाई 2019 तक रूस ने 50 से ज्यादा बार वीटो लगाया है। 1983 में यूएसएसआर द्वारा कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 007 को मार गिराए जाने की निंदा करने वाले यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। इसके बाद रूस ने सीरियाई गृह युद्ध के दौरान सीरिया पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर वीटो लगाया था। लेकिन सिर्फ रूस ही नहीं, बाकी देश भी जमकर वीटो का मिसयूज करते हैं। जैसे अमेरिका ने 83 बार, यूके ने 32 बार, फ्रांस ने 18 बार और चीन ने 14 बार वीटो का इस्तेमाल किया। अमेरिकी अधिकारी जॉन जे मेयर शाइमर ने बताया कि 1982 से अमेरिका ने इजराइल की आलोचना करने वाले 32 सुरक्षा परिषद प्रस्तावों पर वीटो लगाया है। आलोचकों का तर्क है कि अगर इजराइल के खिलाफ कुछ भी होता है तो अमेरिका हमेशा उसका साथ देता है, लेकिन फिलिस्तीनियों के पास ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं। आरोप ये भी लगते हैं कि वीटो के कारण सुरक्षा परिषद मुद्दों का हल नहीं निकाल पाता। जब क्रीमिया के भूभाग पर रूस ने कब्जा किया, तब यूनाइटेड नेशंस महासभा में यूक्रेनियन राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने वीटो पर तगड़ा सवाल उठाया था। इन्होंने कहा कि हर लोकतांत्रिक देश में अगर किसी ने आपकी संपत्ति चुरा ली है तो एक स्वतंत्र अदालत आपके अधिकारों की रक्षा करने और अपराधी को दंडित करने के लिए बैठी होती है। लेकिन जब किसी आक्रामक देश ने किसी दूसरे संप्रभु देश का एरिया ही चुरा लिया तो यूनाइटेड नेशंस कुछ भी नहीं कर सका। इस वीटो को इतना मिसयूज किया गया कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वीटो को मानवाधिकारों के लिए ही खतरा मानते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो ये तक दावा किया है कि बिग 5 ने अपने वीटो का इस्तेमाल नागरिकों की सुरक्षा के बजाय अपने राजनीतिक स्वार्थ या जियोपॉलिटिकल फायदे को बढ़ावा देने के लिए किया है। इतना ही नहीं, 2014 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह कह दिया था कि बिग 5 को कम से कम नरसंहार के मुद्दों पर अपना वीटो छोड़ देना चाहिए। इसी वीटो सिस्टम को काउंटर करने के लिए भारत समेत दूसरे तमाम देश सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की संख्या को बढ़ाने की मांग करते हैं, लेकिन अभी तक यूएन के कान पर जूं नहीं रेंग सका है। सुरक्षा परिषद पर एक आरोप भेदभावपूर्ण नीतियों को अपनाने का भी लगाया जाता है। जैसे इजराइल, जो 1949 में यूनाइटेड नेशंस में शामिल हुआ था, कभी भी सुरक्षा परिषद के लिए नहीं चुना गया। इजराइल के खिलाफ पक्षपात का एक और एग्जाम्पल है। दरअसल जुलाई 1976 में फिलिस्तीनी और जर्मन उग्रवादियों ने फ्रांस से इजराइल जा रहे एयर फ्रांस के विमान को हाईजैक कर लिया था। प्लेन को युगांडा में उतारा गया और यात्रियों को मारने की धमकी दी गई। अब उस समय युगांडा के तानाशाह थे ईदी अमीन। इन्होंने हवाई अड्डे पर उग्रवादियों को शेल्टर प्रोवाइड कराया था, लेकिन इजराइल ने भी युगांडा हवाई अड्डे पर रेड मारी और अधिकांश बंधकों को छुड़ा लिया। इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव कर्ट वाल्डहेम ने युगांडा की संप्रभुता के उल्लंघन के लिए इजराइल की निंदा कर दी। निंदा करनी चाहिए थी उग्रवादियों की, लेकिन निशाने पर आ गया इजराइल। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल का दोहरा रवैया भी देखिए। काउंसिल ने बार बार इजराइल की निंदा की है, लेकिन इजराइल के खिलाफ कभी भी कोई महत्वपूर्ण इंटरवेंशन कार्यवाही कभी नहीं की गई। यूनाइटेड नेशंस पर एक आरोप ये भी लगते हैं कि ये केवल आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष को राष्ट्रीय मुक्ति के रूप में मान्यता देता है, जबकि तिब्बती, कुर्द या तुर्की आर्मेनियाई लोगों के मुक्ति आंदोलन को मान्यता नहीं देता। ऐसा ही भेदभाव इस संगठन ने ताइवान के साथ भी किया है। ताइवान को यूनाइटेड नेशंस चाइना की वन चाइना पॉलिसी के अधीन मानता है। सिक्योरिटी काउंसिल में तो समस्या है ही, लेकिन इसके अलावा यूएन परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने में असमर्थता के कारण, शरणार्थियों की बढ़ती संख्या की समस्या को सॉल्व न कर पाने के कारण, आतंकवाद की परिभाषा नहीं बना पाने के कारण, आतंकवाद और बढ़ते नस्लवाद को रोक न पाने के कारण भी उनकी आलोचना लगातार होती रहती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस के खाते में कई उपलब्धियां भी हैं और कुछ असफलताएं भी हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि आज की तारीख में इंसान ज्यादा महफूज है, इंसान ज्यादा सभ्य है, दुनिया काफी सुरक्षित हुई है।
कोरोना काल में यूनाइटेड नेशंस के काम को कैसे भुलाया जा सकता है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस में कमियां हैं, जैसी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, लेकिन ये कमियां ऐसी नहीं हैं कि इन्हें सुधारा नहीं जा सकता। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।